नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं CGPSC मेंस मैथ्स की। और अभी मैं एक टॉपिक चालू करूंगा LCM HCF, उसके बाद समांतर माध्य, मध्यिका और मीडियन। ये दो टॉपिक हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं जो आपका CGPSC मेंस का जो सिलेबस है मैथ्स का, उसके पहले टॉपिक से लेकर के पूरे एंड तक कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। और आप भरोसा कीजिए, इस चीज के लिए आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मन लगा करके धैर्य से शुरू से लेकर के आखिरी तक सारे वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। और 50 नंबर की गारंटी मैं आपको दूंगा। मैं 21 सालों से पढ़ा रहा हूं, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं, और भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, मेंस की क्लासेस बहुत ही अच्छी होगी, बहुत शानदार तरीके से होगी, बहुत ही सरल शब्दों में होगी, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, आप निश्चिंत रहिए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां आप देख सकते हैं कि 3 संख्या मैंने लिखी हुई है, 10, 15 और 18। पहले इसे गुणात्मक अर्थ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में LCM जो है वो क्या होता है। इसके अनुप्रयोग वाले सवाल जब भी हम आगे हल करेंगे, इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। 10, 15 और 18 का अगर हमको LCM निकालना है तो मैंने यहां पर उसका पहाड़ा ले लिया है। 10 के पहाड़े में आप देख सकते हैं कि 10 का पहाड़ा मैंने लिया है 90, उसके बाद 1.5 से 180 तक गया। वही मैंने काम यहां पे किया आपको समझाने के लिए। ऐसी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आए, या ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, वो उन संख्याओं का LCM या लघुत्तम बनाती है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, यानी अगर मुझे 10, 15 और 18 का लघुत्तम निकालना है तो मुझे इन तीनों के पहाड़े में ऐसी सबसे छोटी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो इन तीनों से भागित हो जाती है। तो अगर मैं 10, 15 और 18 के पहाड़े में जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 90, यहां पर 90 और यहां पर 90, ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो इन तीनों के पहाड़ों में स्थित हैं। अगर हम इन तीनों के पहाड़े में और आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं 180 भी आता है, 90 के पहाड़े में आने वाले सारे गुणज भी आएंगे। लेकिन LCM वही वैल्यू बनाएगा, वही पोर्शन बनाएगा जो इन तीनों के पहाड़े में सबसे पहले आता है। यानी इनका लघुत्तम हम कर सकते हैं कि 90 होगा। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर ये 18 नहीं होता और हमको केवल 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता, तो मैं कहता कि 10 और 15 के पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन दोनों के पहाड़े में आने वाली संख्या। वैसे इन दोनों के पहाड़े में 60 भी आता है, इन दोनों के पहाड़े में 90 भी आता है, 180 भी आता है, लेकिन इन दोनों के पहाड़े में आने वाली सबसे पहली संख्या यानी सबसे छोटी संख्या 30 है। तो 10 और 15 का LCM वहां पर 30 हो जाता है। जब वर्ड प्रॉब्लम वाले सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बहुत तरीके से काम आएगा। तो आप बहुत समझिए इस चीज को। भले एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, यानी ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, उनके पहाड़े में आए या उनसे भाग चला जाए, वो संख्या इन दी गई संख्याओं का क्या कहलाता है? लघुत्तम कहलाता है। एक तरीके से हम और समझते हैं, ये वो तरीका है जिस तरीके को आप बचपन से समझते हैं। 10 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लीजिए। 2 गुणा 5, 15 मतलब 3 गुना 5, और 18 मतलब 3 गुना 6 पिए 18, या 2 गुना 3 गुना 3। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो सभी में उपस्थित हो, उसको हम एक बार गुणनखंड के रूप में लेते हैं। मैं चूंकि पहले एग्जाम्पल दे चुका हूं, इसलिए पहले इसको आसानी से समझते हैं, उसके बाद मैं डिटेल करूंगा इसका। देखिए, जैसे कि पहले वाले हिस्से में 2 कॉमन है, इसलिए हम गुणनखंड के रूप में एक बार 2 को लिखेंगे। फिर इनमें 3 कॉमन है, इसलिए गुणनखंड के रूप में एक बार 3 को लिखेंगे। इनमें 5 कॉमन है, इसलिए गुणनखंड के रूप में हम 5 लिखेंगे। एक्स्ट्रा जो राशि बच जाएगी वो इससे मल्टीपल हो जाएगी। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 दिया 90। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा आपको अटपटा लगा, मैं एक आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लेता हूं मेरे पास अगर कोई एक राशि है A, ठीक है, और मान लेता हूं कि उसका एक सामान्य से गुणनखंड है 2 गुना 3 गुना 5 गुना
7 एक राशि और है बी, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 एक राशि और है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना। थोड़ा सा इसको हम और ब्रॉड कर लेते हैं, जैसे a इक्वल टू 2 इंटू 2, b इक्वल टू 2 इंटू 2, c इक्वल टू 2 इंटू 2, और ये हो गया a, ये हो गया b, और एक ले लेते हैं d, 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे अपन 3 ले लेते हैं, यहाँ पे अपन ले लेते हैं 7, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 30, और यहाँ पे ले लेते हैं 90। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक पोर्शन मैंने मान लिया, एक पोर्शन और ले लिया जाए समझने के लिए। हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू है कोई भी एक ले लीजिए 23, और यहाँ वैल्यू ले रहा हूं 23, सिर्फ ये समझने के लिए कि वास्तव में यहाँ हो क्या रहा है। 4 संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ पे ले लिया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझते होंगे आप। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई किसी भी अन्य संख्याओं से डिवाइड ना हो, खुद को छोड़ करके और एक को छोड़ करके अन्य किसी भी संख्या से जो संख्या डिवाइड नहीं होती है उनको अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। हम संख्या पद्धति जब भी पढ़ेंगे आगे इसके बारे में चर्चा की जाएगी। जैसे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और इसका डिटेल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभाज्य जो खुद को छोड़कर अन्य किसी संख्याओं से डिविजिबल ना होता है उसको अभाज्य बोलते हैं। तो हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने इनको बदल दिया। अब हम जब लघुत्तम निकालते हैं तो ये देखते हैं कि जो सब में कॉमन है उसको हम ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब में कॉमन कौन सा है, 1 2 है, तो मैंने यहाँ 2 ले लिया। फिर सब में कॉमन कौन है, 1 2 है, फिर मैंने 2 ले लिया। फिर सब में कौन कॉमन है, 1 3 है, तो मैंने यहाँ 3 ले लिया। जब और 2 और 3 का जो पेयर है और कहीं पर नहीं है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि 3 में कौन सा पोर्शन उपस्थित है। 5 5 और 5 इन तीनों में है, इसलिए मैंने एक बार ले लिया, ठीक है। मान लेता हूं और समझने के लिए कि एक 7 यहां पर और है, पहले में 7, दूसरे में 7 और चौथे में 7 है, इसलिए एक 7 आ जाएगा यहां पर। उसके बाद जब 4 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर हम देखते हैं, यहाँ 23 है, यहाँ 23 है, यहां से एक वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद जो एकता संख्याएं बच गई वो मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएंगी, यानी 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 19। तो एक तरीके से हम एलसीएम को इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 13 छूट गया था, 13 को भी आप लीजिएगा समझाने के लिए, ठीक। ये बहुत आसान है। महत्तम यानी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा संख्या जो सभी संख्याओं में गुणनखंड की उपस्थिति में बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो एचसीएफ होती है या महत्तम समापवर्धक होती है। जैसे मैंने 18 24 30 का महत्तम निकालना है तो मैंने इसे गुणनखंड के रूप में ले लिया, इसको गुणनखंड के रूप में लिया, इसको गुणनखंड के रूप में लिया। आप देख सकते हैं कि तीनों हिस्से में 2 और 3 ऐसे 2 गुणज हैं जो सब में उपस्थित हैं। तो जो सभी में रहेंगे दी गई संख्याओं के जितने भी गुणनखंड बनेंगे उनमें सभी पदों में अगर वो संख्या उपस्थित है और वो बड़ी से बड़ी संख्या है वो तुम्हारा महत्तम कहलाएगा, यानी 2 गुना 3, यानी आम भाषा में हम कह सकते हैं जिसका महत्तम 6 होगा। और सरल शब्दों में आपको उसको समझना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 6 गुना 3, 6 गुना 4 या 2 इंटू 2 भी करेंगे चलेगा, और यहां पर 6 पंचेतीस। देख सकते हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो सभी में हो, पहले में भी हो, दूसरे में भी हो और तीसरे में हो, इस कंडीशन पे वो तुम्हारा सामान्य तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं। यानी आप गुणनखंड निकालिए और देखिए जो सभी पदों में उपस्थित है वही क्या बनाएगा, उसका HCF बनाएगा। अगला पोर्शन है परिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। परिमेय संख्या मतलब हम जब संख्या पद्धति पढ़ेंगे आपके मेंस के सिलेबस में भी है, और जो यूपीएससी का जो सिलेबस है, बैंकिंग रेलवे सचिवर का सिलेबस है, वहां पर भी हम सारी चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके मुझे पीएससी मेंस की वीडियो बनाने के लिए फोन भी किया था, कुछ लोगों ने पर्सनली बात की थी, इसलिए हम इसको बना रहे हैं और बहुत जल्दी वो सारे वीडियो भी बनेंगे। तो आप वहां समझिएगा कि परिमेय संख्याएं किनको बोलते हैं। अगर हमको परिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो किस तरीके से हम निकालेंगे, ऐसी संख्या जैसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहां क्यू बराबर नहीं होता है 0 वगैरह के, यानी आम भाषा में आप समझ सकते हैं कि बटे वाली संख्याओं का अगर हमको जो अपान के रूप में हो
अंश और हर के रूप में हो, ऐसी संख्याओं का अगर हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका होता है अंश का एलसीएम भागित हर का एचसीएफ। यानी जो अंश में संख्याएं आपको दी गई हैं उन संख्याओं का लघुत्तम निकालेंगे और जो हर में संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का हम महत्तम निकालेंगे। यानी अगर हम 4, 6 और 8 का हमको अगर लघुत्तम निकालना पड़ रहा है तो इसका लघुत्तम आप देख सकते हैं 4, 6 और 8 का लघुत्तम निकाले तो 4 मतलब 2 गुना 2 और 6 मतलब 2 गुना 3 और 8 मतलब 2 गुना 3। तीनों जो है जो दोनों में है और जो दोनों में एक बार है, 2 गुना 3 यानी 3 दूना 6 दूना 12। इस यहां सीधा निकल जाएगा 4, 6 और 8 का एलसीएम आएगा 12, 5, 25 और 15 जो इन तीनों में है। आप देख ही सकते हैं 5 इंटू 5 और 5 इंटू 3 जो सभी में वो एचसीएफ है और सभी मानों को लेकर चले वो एलसीएम है, यानी यहां पर एचसीएफ आ जाएगा 5। अगला है परिमेय संख्याओं का एचसीएफ। जैसे हमने एलसीएम निकाला था उसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर आपको परिमेय संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो अंश में एचसीएफ होगा, पर परिमेय संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो अंश में एलसीएम होगा। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे एचसीएफ निकालना है तो एक बार अंश का, एक बार हर का, एक बार एलसीएम और एक बार एचसीएफ, तो जो निकाला जाना है ऊपर में होगा, उसका अपोजिट नीचे में होगा। तो अंश इसी संख्या का 4, 6 और 8 का मुझे अगर एचसीएफ निकालना है तो देख सकते हैं 4, 6, 8 का मैंने एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड के रूप में रखा जो सभी में कॉमन हो एचसीएफ है, तो यहां जाएगा 2 और जो सब में कॉमन है वो राशि, एक्स्ट्रा जो बच गया वो राशि। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस बटे वाली संख्या का आएगा 5, 25, 2 बटे 75 तुम्हारा इन संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। देखिए दशमलव वाली संख्या का अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप ध्यान रखिएगा, लगभग सवाल वही है, थोड़ा सा फॉर्म को बदल करके दे देता है। आप वहां दशमलव हटा देंगे तो 36 भागित हो जाएगा 10, 72 भागित हो जाएगा 100। दशमलव के बाद अंकों की संख्या जितनी है नीचे में एक लिखी उतना शून्य बढ़ा देते हैं। यहां भी 024 यानी 24 अपान कितना हो जाएगा 1000, यानी 36 बटे 10, 72 बटे 100 और 24 बटे 1000, 36 बटे 10। इन संख्याओं का अब हमें लघुत्तम और महत्तम, जो तरीका मैंने इससे पहले आपको बताया है उसी तरीके से आप अगर लघुत्तम निकालने के लिए बोलता है तो लघुत्तम निकाल सकते हैं, महत्तम निकालने में बोलता है तो आप महत्तम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब होगा 36, 72 और 24 का एलसीएम। इसका एलसीएम निकालने पर आता है 72 और नीचे वाली संख्या का आएगा एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ में जो सभी में कॉमन हो इसका आएगा 10। और चूंकि आपको सवाल में आप ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन जो है दशमलव के फॉर्म में, वो तो निकालने का तरीका है, आंसर भी आप उसी फॉर्म में रखिए। आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7.2। अगला टॉपिक है घातांक वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे यहां मैंने एग्जांपल लिया है 5/2, 5/3, 5/4, 5/5। ऐसी संख्याएं अगर जिनका आधार बराबर है तो उसका लघुत्तम और महत्तम निकालना बहुत आसान है। अगर हमको लघुत्तम निकालना है तो सामान्य सी बात है, देख सकते हैं आपकी सभी में 5 कॉमन है। जैसे मान लीजिए कि a² मतलब होता है a इंटू ए और a³ मतलब होगा a इंटू ए और यहां पर a का पावर 4 मतलब होगा। ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए a। तो आप देख सकते हो कि अगर एलसीएम निकालना है तो जो सब में कॉमन है, ठीक है, जो सब में कॉमन है वो यूज होगा। यानी एक तरह से हम इसका मल्टीपल लेते हैं तो जो सबसे अधिक बार यूज हो रहा है a इंटू ए, यही इसका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है, यानी a का पावर 4 एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जब हमें एचसीएफ निकालना होगा तो आप ये देख लीजिए जो सब में कॉमन है, यानी यहाँ a है और यहाँ a है, यानी जो ये वाला हिस्सा यहां से एचसीएफ निकल जाएगा। हम आम भाषा में कह सकते हैं कि अगर आधार सबका बराबर दिया गया है और हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो सबसे बड़ी घात वाली जो संख्या होगी वो हमेशा एलसीएम बनाएगी और जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी वो हमेशा एचसीएफ का निर्माण करेगी। ठीक है, यानी आधार अगर बराबर है और बराबर आधार पर अगर हमको एलसीएम निकालना है
तो जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होगी वो एलसीएम को एक्सप्लेन करेगी, और जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी वो एचसीएफ को एक्सप्लेन करेगी। यानी इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं कहूं तो आप यहीं पे देख सकते हो कि इन पूरे हिस्से में जो 5 का घात 5 होगा, क्योंकि सभी का आधार समान है। तो अगर आपको, एक मिनट को मिटा देता हूं मैं, अगर आपको यहां पर देख सकते हैं जो सबसे बड़ा घात वाला पद होगा, यानी इन चारों में हमें एलसीएम निकालना है, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 5 का घात 5, और हमको अगर एचसीएफ निकालना है तो आधार बराबर होने में सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा वो एचसीएफ बनाएंगे, यानी 5 का घात 2। ऊपर के सवाल में निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास आधार समान है और एलसीएम निकालना है तो जो सबसे बड़ी राशि होगी वो एलसीएम बनाएगी, और जो सबसे छोटी राशि होगी वो एचसीएफ बनाएगी। निष्कर्ष तो यही निकलता है। ठीक है, वो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि माइनस वाले सवाल को बनाते समय में बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो आम भाषा में आप कह सकते हैं अधिकतम वैल्यू एलसीएम और न्यूनतम वैल्यू जो है क्या बनाएगा, एचसीएफ। या ऐसा भी कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर जिसका रहेगा वो एलसीएम और लोएस्ट पावर रहेगा उसका एचसीएफ। अब हमारे पास अगर पावर माइनस में है और उन दोनों में हम जब कंपेयर करते हैं तो पावर में आने वाली छोटी संख्या यानी 1 अगर माइनस में है तो, और बड़ी संख्या मतलब इस एग्जाम्पल में 2, इसमें ये बड़ा होगा परिणाम में और ये छोटा होगा परिणाम में। आप समझ सकते हैं जस्ट अपोजिट होगा। अगर 10 का घात 1 होता तो परिणाम में वो छोटा होता, 10 का घात 2 होता तो बड़ा होता, 10 का घात ऋण 1 है तो बड़ा होगा, 10 का घात ऋण 2 है तो छोटा होगा। यानी इस कंडीशन पे ये राशि बड़ी होगी और इस कंडीशन पे ये राशि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम सीधे सीधे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं यहीं से हमारा आंसर निकल जाता है कि 8 का घात अगर ऋण 15 हम लेंगे तो ये छोटी होगी, और 8 का घात ऋण 2 हम लेंगे तो ये बड़ी होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन पे ये क्या बनाएगी, एलसीएम बनाएगी, और इस कंडीशन पे ये क्या बनाएगी, एचसीएफ बनाएगी। ठीक, देखिए अब मैंने आपको समझा दिया कि एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, लेकिन ये परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा, यानी आपके मेंस के एग्जाम में अगर आपको लिखने के लिए कहीं आएगा तो क्या आप इसको ऐसे ही बनाएंगे, क्या ऐसे मेंशन कर देंगे कि ये एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा? बिल्कुल नहीं, आपको वहां बनाना पड़ेगा, और बनेगा वो उसी कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसको पढ़ा है। यानी अगर हमारे पास कहीं भी पावर माइनस में है, हम उसको पावर को कैसे बदलेंगे, किसी भी संख्या का घात अगर ऋणात्मक है उसको अगर हम, क्योंकि हर संख्या में एक छुपा रहता है, उसको हम पलट देते हैं यानी उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर प्लस में हो जाता है। उसको मैंने उल्टा कर दिया तो ये जो पूरी संख्या है वो परिमेय संख्याओं के फॉर्म में आ गई। अब हमको परिमेय संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम निकालना है। मान लीजिए कि हमको परिमेय संख्याओं का लघुत्तम निकालना है, तो इसका मतलब होगा अंश का एलसीएम और डिवाइडेड बाई हर का एचसीएफ। इस आधार पे आप देख सकते हो जो अंश का एलसीएम होगा, आप ध्यान दीजिए इस चीज को, जो अंश का एलसीएम होगा एक और एक है तो एक ही आएगा, और अगर हर का मुझे एचसीएफ निकालना है तो आप देख सकते हैं 8 का घात 12, 8 का घात 4, 8 का घात 15, 8 का घात 2। इन सभी राशियों में अगर हम सिस्टम से उसको लिखेंगे तो 8 का घात 2 ही ऐसी संख्या है जो चारों में कॉमन है, तो यहां से 8 का घात 2 है जो है वो क्या निकल जाएगी, हमारी हर का एचसीएफ निकल जाएगी। इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 का घात -2। इस तरीके से हम इन घातांक वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, अंश का एलसीएम डिवाइडेड बाई हर का एचसीएफ। यानी एक तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पर उल्टा, क्योंकि एचसीएफ है इसलिए हर का एचसीएफ, और यहाँ पर अंश का एचसीएफ और हर का क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब अंश का एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो सामान्य सी बात है कि अंश का एचसीएफ तो एक ही आएगा। ठीक है, और अगर हर का एलसीएम निकालना है इस कंडीशन पे तो आप देख सकते हैं कि 8 का घात 2, 8 का घात 15, 8 का घात 4, 8 का घात 12, इन सभी में 8 का घात 15 ही एलसीएम रहेगा, अधिकतम घात वाला पद। इसको अगर मैं नीचे जाऊंगा तो 8 का घात -15। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, एक पैटर्न ये भी है, ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी और ए बी सी स्क्वायर। देखिए वही बात है, अभी तक हमने जो पोर्शन पढ़ा है उसमें
आधार समान संख्या थी, अब यहाँ आधार अलग भी हो गई है। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि रिपीटेड है वो। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और हमको इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो आप याद रखिएगा यहां पर ए स्क्वायर, ए और ए, इन चारों में अधिकतम घात ए के लिए ए स्क्वायर है, तो यहां मैं ए स्क्वायर लूंगा। बी स्क्वायर बी, अधिकतम घात बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लूंगा, और अधिकतम घात सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर लूंगा। एचसीएफ अगर मुझे निकालना है तो इससे निकालते समय ए स्क्वायर, ए और ए का पावर 1 में जो न्यूनतम घात होगा उसे मैं लूंगा, जो न्यूनतम घात होगा उसे मैं लूंगा बी के लिए भी, और वही कंडीशन सी के लिए। मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल देता और यहां पर मैं ए का घात 3, यहां पर मैं सी का घात अगर मैं 4 कर देता, ठीक है, तो उस कंडीशन पे हमारा जो नया एलसीएम होता वो क्या होता, घात 3 घात 1, और यहां मान लेते हैं समझने के लिए, जनरली इसको बदल कर देता है परीक्षा में, घात 2 है, तो 1, 2 और 3 में अधिकतम घात 1 का घात 3, 1, 2 और 1 में 2, और 1, 1, 4 में 4 है, तो ये हमारा एलसीएम बनाता। और मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो इस कंडीशन पे आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे न्यूनतम घातांक है 3, 1 और 2 में ए होगा, बी होगा और सी हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक है हमारा गुणनखंड वाले सवाल का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए ये सवाल पीएससी मेंस 2015 में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया है। अगर हमारे पास कोई ऐसा पोर्शन है जो गुणनखंड के फॉर्म में हो तो हम कैसे बनाएंगे उसको, यानी इसका मतलब है कि a-1 का घात 5 इंटू a+3 का घात 2। a-1 का घात 5 था तो मैंने उसको a-1 को आपको 5 बार ले लिया। देखिए आपको बनाना पड़ेगा, ये अधिक नंबर वाले क्वेश्चन में है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। यहां पे आपको समझना है कि हम इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, a-1 का घात 5 यानी 5 बार लिखा मैंने, और a+3 का घात 2 मतलब a+3 इंटू a+3 लिखा मैंने। वही कंडीशन इसके लिए भी हुआ है, a-2 a-1 a+3 है, तो चूंकि हमको पेयर बनाना है इसीलिए मैंने a-1 का घात 3 को पहले लिया इसके नीचे में, a-1 a-1 a-1, उसके बाद a+3 के घात 4 को यहां ले लिया, a+3 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 a+3, जो बच गया उसको मैंने गुणनखंड के रूप में लिख लिया। हमको अगर एलसीएम निकालना है तो जो सब में कॉमन हो वो आएगा, जो बच जाएंगे वो भी आएंगे, यानी ये जो 2 पद है तो दोनों में जो कॉमन है a-1 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 a-1, यानी इनको लिया मैंने, तो यहां पर a-1 घात हो गया 3। उसके बाद यहां देख सकते हैं a+3 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 a+3, इसका एक और इसका एक पेयर, यानी a+3 का घात 2, आगे पीछे ले सकते हैं, बाद में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणनखंड के रूप में, गुणा के रूप में उसको लिखिए, a-1 घात 3 a+3 घात 2, ये वाला डब्बा ये वाला डब्बा, जो एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास a-1 इंटू a-1, यानी a-1 का घात 2, a+3 इंटू a+3 का घात 2, और a-2 इंटू a-2 मतलब a-2 का होल स्क्वायर। तो आधार समान है, घात जुड़ेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, a+3 घात 2 a+3 घात 2 a+3 घात 4 और a-2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। हम अगर आंसर को बनाना आपको ऐसे ही मेंस में, अगर हम आंसर अगर कंफर्म करें कि सही बना है कि नहीं बना है, तो आसान तरीके से भी आप समझ सकते हैं। बात तो वही हो रही है इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो था, यानी 2 पदों में अगर आधार बराबर है तो अधिक घात वाला पद एलसीएम बनाएगा। तो आप देख सकते हैं a-1 घात 5 और a-1 का घात 3 है, तो a-1 घात 5 ही आएगा। a+3 का घात 2 a+3 घात 4 है, तो a+3 घात 4 ही आएगा, और जो एक्स्ट्रा बच गया a-2 घात 2 यहां जाएगा। ये इसकी पहचान, लेकिन आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यहां से आप उस जो पुराना वाला जो मैंने नियम बताया था इससे पहले, उससे आप कंफर्म भी कर सकते हैं अपने आंसर को। अगर इसका हमको एचसीएफ निकालना है वो आसान है, जो दोनों में हो या जो सब में हो एचसीएफ बनाएगा। तो a-1 a-1 a-1, तो देख सकते हो a-1 का पेयर 3 ही बार था, इसलिए a-1 का पावर 3, और a+3 का पावर 2 बार था जो दोनों में हो, इसलिए a+3 का पावर 2 और इनका मल्टीपल, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आसान भाषा में आप यहां से समझ सकते हैं कि कंफर्म है कि नहीं। दोनों में जो न्यूनतम पावर होगा, a-1 का घात 5 और a-1 का घात 3 में न्यूनतम 3 है, इसलिए हमारा a-1 और
a+3 और 4 में 2 है, इसलिए a+3 का जो मल्टीप्लाई है वो हमारा HCF हो जाएगा। हमने परिमेय संख्या वाला जो क्वेश्चन पढ़ा उससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आपके लगातार पीएससी मेंस 2017 में और पीएससी मेंस 2018 में पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के सवाल में। ठीक है, 2/5, 4/15, 6/25 और ये वाला संख्या। तो आप इसको घर में बनाइएगा और देखिएगा, कंफर्म कीजिएगा आंसर आता है कि नहीं आता है। और दोनों बार 2 नंबर के सवाल में केवल एलसीएम ही पूछा गया था। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब अगला जो भी वीडियो होगा कंटिन्यू चलेगा एलसीएम का। एलसीएम जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो सीजीपीएससी मेंस मैथ्स का जो सिलेबस है उसका पहला पोर्शन से लेकर के लास्ट पोर्शन तक लेकर मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। आप एक कॉपी और एक पेन पकड़िए और नोट्स बनाते चलिए। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, सारे सिलेबस मैं समय से पहले कवर कर दूंगा। किसी भी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन पे कंफ्यूजन है या अन्य किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है मैथ्स को समझने में बनाने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अभी थोड़ा लॉकडाउन है, पूरा ही लॉकडाउन है, थोड़ा नहीं, और रिक्रूटमेंट मिलने में दिक्कत हो रही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आवाज गूंज रही है, बच्चों की शिकायत है, तो आप कोशिश करें कि सारा वीडियो ईयरफोन के थ्रू सुने। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री।